ऑल राइट बच्चों, तो वेरिएबल सेपरेबल से अब आगे बढ़ते हुए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के प्रोसेस में हम अगला मेथड सीखते हैं, वो है होमोजेनस इक्वेशंस। ठीक है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ना। तो देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to a function of x and y अपॉन एन अनदर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। लेकिन यहां पे इस फॉर्म में अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगा जब आपके पास ये एफ ऑफ एक्स वाई एंड फाई ऑफ एक्स वाई दोनों ही क्या हो, दोनों ही फंक्शंस होमोजेनस हो एक्स एंड वाई में। होमोजेनस तो होना ही चाहिए लेकिन सेम डिग्री का होना चाहिए। यानी अगर f ऑफ x कॉमा वाई इज अ होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 तो फाई ऑफ x कॉमा वाई भी आपका होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 होना चाहिए। आपको अगर याद हो तो हमने होमोजेनस फंक्शन पढ़ा था इन फंक्शंस। तो जैसे सेकेंड डिग्री का होमोजेनस एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है तो ये हो जाता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी एक्स वाई के फॉर्म में। ये सेकेंड डिग्री का होमोजेनस एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से थर्ड डिग्री का हो सकता है, फोर्थ डिग्री का हो सकता है, एंड सो ऑन। ये भी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अभी अभी बताऊंगा। ठीक है। तो आइडिया ये है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा हुआ। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है जहां पे आपके पास न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो दोनों ही न्यूमरेटर वाला फंक्शन और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन दोनों होमोजेनस होना चाहिए और सेम डिग्री का होना चाहिए। तो हम अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं? होमोजेनस। ठीक है। अच्छा, इसका एक और चेक है। चेक ये है कि दिस इक्वेशन में ऑल्सो बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा f भी होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है और फाई भी होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। लेट अस से ये कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर अपॉन लेट अस से सी एक्स वाई। तो देखिए, न्यूमरेटर भी आपका एक होमोजेनस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर भी आपका एक होमोजेनस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 है। देखो, होमोजेनस एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हर टर्म में वेरिएबल्स के पावर का सम सेम होना चाहिए। तो यहां पे देखो, वेरिएबल के पावर का सम, यानी एक ही वेरिएबल है तो उसका पावर 2 है, दूसरा वेरिएबल है इसका भी पावर 2 है, और यहां पे वेरिएबल्स के पावर का सम 2 है। तो यानी ये भी आपका होमोजेनस एक्सप्रेशन हुआ ऑफ डिग्री 2, ये भी आपका होमोजेनस एक्सप्रेशन हुआ ऑफ डिग्री 2। ठीक है। अब आपको यहां पे अगर ध्यान दो तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए, इसको मैं लिखता हूं a अपॉन सी, एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स बाई वाई प्लस बी अपॉन सी, और ये आपके पास बन जाएगा y अपॉन एक्स, है ना। और ये y अपॉन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन एक्स बाई वाई। यानी ये एक्सप्रेशन अगर पूरी तरीके से देखें तो ये लिखा हुआ है a बाई सी एक्स अपॉन वाई प्लस b बाई सी 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई। तो देखिए, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई हमने क्या कर दिया? इसको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो होमोजेनस फंक्शन का एक और टेस्ट है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस फॉर्म में निकाल लो तो आपको देखना है कि अगर ये होमोजेनस है कि नहीं। तो ये होमोजेनस तब होगा जब हम इसको x बाई वाई या फिर y बाई एक्स का फंक्शन में एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है। आइदर इन फंक्शन ऑफ x बाई वाई और एज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे याद रखना कि y इज इक्वल टू वी एक्स हमने रखा तो v भी हमारा वेरिएबल है, v कांस्टेंट नहीं है, v इज ऑल्सो अ वेरिएबल। ठीक है। ओके,
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। द फंक्शन f of x, y is said to be homogeneous function of degree n if for any real number t we have f of tx, ty is equal to t to the power n of f of x, y। अब ध्यान से समझो इसको मैंने क्या कहा। देखिए, कोई भी फंक्शन होमोजेनस है कि नहीं, इसके लिए दो टेस्ट हैं। एक तो आप हर टर्म को जाके देखो, हर टर्म को जाके देखो कि हर टर्म में आपके पास वेरिएबल्स के जो पावर्स हैं उनका सम हर टर्म में सेम आना चाहिए। अगर हर टर्म में सेम आ रहा है तो ये फंक्शन आपका होमोजेनस है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने फंक्शन में जहां जहां x था वहां वहां tx डाल दो और जहां जहां y था वहां वहां ty डाल दो, ठीक है। समझ में आई बात? गिवन फंक्शन में जहां जहां x था वहां वहां tx डाल दो और जहां जहां y था वहां वहां ty डाल दो। अगर t पूरी तरीके से कॉमन होके बाहर आ जाता है, यानी हर टर्म में से t का टर्म कॉमन होके एकदम पूरी तरीके से बाहर आ जाता है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास सिर्फ x और y का जो ओरिजिनल फंक्शन था वही रह जाता है, यानी आपने क्या किया, फंक्शन में x के बदले में tx डाला, y के बदले में ty डाला और t पूरी तरीके से कॉमन होके बाहर आ गया और फिर अंदर में आपके पास वही आपका ओरिजिनल फंक्शन f of x, y बचा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं होमोजेनस फंक्शन। यहां पे एक खास बात यह है कि ये जो t का पावर है ना, ये जो t का पावर है, जैसे इस केस में t का पावर n है, ये हो जाता है डिग्री ऑफ दैट होमोजेनस फंक्शन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहां टी स्क्वायर कॉमन आया है तो हम कहेंगे होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। जैसे आपके पास मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है, तो जब आप यहां पे देखोगे x के बदले में tx डाल के या y के बदले में ty डाल के, तो आपके पास t टू द पावर 2/3 पूरी तरीके से कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2/3 है। अच्छा ना, इसको हम tx और ty सब्स्टिट्यूट किए बिना भी देख सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि हर टर्म में वेरिएबल्स के पावर का सम सेम होना चाहिए, तो जो ये सम आएगा ना वही हमारा डिग्री ऑफ होमोजेनिटी हो जाएगा या होमोजेनस फंक्शन की वो डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल का पावर 2/3, वेरिएबल का पावर 1/3 प्लस 1/3 2/3, वेरिएबल का पावर 2/3, हर टर्म में वेरिएबल के पावर का सम 2/3 आ रहा है, तो डिग्री क्या हो गई, 2/3 हो गई, सिंपल। दूसरा पॉइंट ये है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to f of x, y is homogeneous if f of x, y is homogeneous function of degree 0। ये ध्यान रखना। देखो, हम लोगों ने क्या बोला, ये फंक्शन होमोजेनस होने के लिए वेरिएबल्स के पावर का सम सेम होना चाहिए, लेकिन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया और मैंने क्या बताया कि भाई dy by dx के बाद आपके पास जो RHS में टर्म आए, है ना, RHS में जो टर्म आए वो या तो फंक्शन ऑफ x by y बन जाना चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ y by x बन जाना चाहिए। तो अब अगर फंक्शन ऑफ x by y बना है तो कहने का मतलब कि किसी भी टर्म में आप वेरिएबल के पावर का सम लोगे तो वो तो हमेशा 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x न्यूमरेटर में है, यानी ये x टू द पावर 1 है इंटू y टू द पावर -1 है। अब भैया इसका कोई भी पावर ले लो, वेरिएबल्स के पावर का सम तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इसलिए कहा गया है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो ये जो फंक्शन आपका बनना चाहिए ये या तो y by x का फंक्शन बन जाना चाहिए या फिर x by y का फंक्शन बन जाना चाहिए। तो अगर y by x या x by y का फंक्शन बन रहा है तो उस केस में तो वेरिएबल्स के पावर का सम क्या आएगा, 0। यानी ये जो फंक्शन होना चाहिए ये होमोजेनस तो होना चाहिए, लेकिन इसमें वेरिएबल्स के पावर का सम 0 होना चाहिए, यानी डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। ये हम ध्यान में रखेंगे, ऑलराइट। तो ये तो हमने देख लिया कि होमोजेनस फंक्शन किसको कहते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हमने एक तरीका भी बताया आपको कि y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करके हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है।
लेकिन एग्जाम्पल में करके हम इसको समझाते हैं आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये सवाल देखते हैं। सवाल में है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई। सबसे पहले ये ध्यान में देंगे कि क्या ये होमोजेनस फंक्शन है, क्या ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर आपका एक होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर आपका एक होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होमोजेनस ऑफ सेम डिग्री, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, यहां पे हम इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी मेथड से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले v को छोड़ के x को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर x को छोड़ के v को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने बताया था कि यहाँ v क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स के बदले में लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और y के बदले में लिखेंगे vx, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन ये बन जाएगा x इंटू वी एक्स। तो देखिए यहाँ पे RHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये टर्म बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, ऑल राइट। अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन गया x dv अपॉन डी एक्स। इस v को मैं RHS में ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन वी माइनस वी। सिंप्लीफाई किया तो ये तो बड़े आसानी से 1 अपॉन वी बन गया। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल लगा लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास v dv इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू बन गई v स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू ln मॉड x प्लस c। ठीक है, v के बदले में अब वापस है, क्योंकि हमें आंसर अपना तो x और y के फॉर्म में चाहिए, v के फॉर्म में थोड़ा ना चाहिए, तो v के बदले में हम वापस से क्या रख देंगे, y अपॉन x। तो यहाँ पे बन गया y स्क्वेयर बाई 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉन ऑफ मॉड x प्लस c। सो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया प्रोसेस? एक और एग्जाम्पल करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। अगला सवाल है आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है। तो देखिए न्यूमरेटर में सारे टर्म डिग्री 2 के हैं, डिनोमिनेटर में भी सारे टर्म डिग्री 2 के हैं, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम क्या सब्सटीट्यूट करने वाले हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू वी एक्स। डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, y के बदले में vx रखने वाले हैं, तो v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इंटू वी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई y स्क्वेयर के बदले में फिर से v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू वी एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये बन जाएगा v स्क्वेयर माइनस 2v माइनस 1 अपॉन v स्क्वेयर प्लस 2v माइनस 1। ठीक है, अब LHS में जो v फंसा हुआ है उसको RHS में लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 2v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 2v माइनस 1 माइनस v। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा v स्क्वेयर माइनस 2v माइनस 1 माइनस v क्यूब माइनस 2v स्क्वेयर प्लस v अपॉन v स्क्वेयर प्लस 2v
-1, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा x dv/dx इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन बनेगा -v³, ठीक है। v² के लिए हमारे पास -v² आ गया, ठीक है। v आपके पास -v एंड -1, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा v² + 2v - 1, करेक्ट। फिर वेरिएबल सेपरेबल लगा देते हैं, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ इस तरीके से v² + 2v - 1 अपॉन, यहाँ इसको मैं लिखता हूँ v³ + v² + v + 1 dv इज इक्वल टू -dx/x। अब करना है हमें इसे इंटीग्रेट। अब पूरी कलाकारी हमें जो दिखानी है वो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने में दिखानी है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा फैक्टराइज हो गया v² + 1 इंटू v + 1 में, ठीक है। और न्यूमरेटर आपके पास है v² + 2v - 1, ठीक है, dv। और इधर तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेट ही हो गया, तो -ln mod x + c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन में आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा 2v अपॉन v² + 1 माइनस 1 अपॉन v + 1 में, ठीक है, dv इज इक्वल टू -ln mod x। अच्छा, ये c के बदले में हम एक चालाकी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे देखा तो इसको t मानेंगे तो ये dt के फॉर्म में चला जाएगा, और ये भी ln के फॉर्म में आने वाला है, तो यानी ये ln ऑफ v² + 1 बनेगा -ln ऑफ v + 1। यहाँ ln पहले से ही था, तो इस c को भी मैं ln के फॉर्म में ही रख लेता हूँ ताकि log हटाने में हमें आसानी हो जाए। तो लेट्स टेक दिस c एज ln c, तो प्लस ln c हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे हमारे पास बन गया ln ऑफ v² + 1 माइनस ln ऑफ v + 1 इज इक्वल टू -ln ऑफ mod x एंड प्लस ln ऑफ c, ठीक है। सारे log वाले टर्म्स एक तरफ लेते आते हैं, c को उधर छोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा ln mod v² + 1 इंटू x अपॉन v + 1, है ना, इज इक्वल टू ln ऑफ c। अब v के बदले में हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, y/x। log हटा देते हैं दोनों तरफ से, तो ये बन जाएगा y² / x², तो इसको मैं लिखता हूँ y² + x² अपॉन x, क्योंकि एक x तो कट जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास बन गया y + x अपॉन x इज इक्वल टू c। तो आप चाहो तो ये x कैंसिल आउट कर दो, तो इफेक्टिवली आपके पास जो फाइनल आंसर बना वो बन जाएगा y² + x² इज इक्वल टू c टाइम्स y + x, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि हम अप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है कि नहीं, और अगर होमोजेनस है तो फिर हम y = vx या कई बार x = vy लेके सोल्यूशन करेंगे। अगर हमारे पास इधर dy/dx दिया हुआ है तो y = vx लेके करिए, अगर यहाँ पे dx/dy दिया हुआ है तो x = vy लेके करिए। तो यहाँ पे अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है, हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब x = 1 है तो y की वैल्यू -1 है, यानी हमें c की वैल्यू निकाल के फाइनली एक्सप्रेशन या इक्वेशन ऐसा चाहिए जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो। अभी हमारे सोल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो c है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सिनेरियो बना, और देखिए आपके साथ भी ये सिनेरियो कई बार आएगा जहाँ पे आप बिल्कुल असमंजस में फंस जाओगे। असमंजस किस तरीके का, देखिए ध्यान से।
जब आपने x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 किया तो ये तो आपका 2 आ गया और इधर c के साथ जो टर्म था ना वही 0 हो गया। अब c के साथ मल्टीप्लाइड टर्म ही आपके पास 0 हो गया तो आप c की वैल्यू कहां से निकालोगे? ये तो इक्वेशन ही आपका गलत हो जाएगा। कैसे? आपके पास आया 2 इज इक्वल टू 0। भाई साहब ये तो सही नहीं है ना? ये असमंजस की स्थिति आपके साथ भी आ सकती है। देखिए यहां पे हुआ क्या, हुआ ये कि ये है तो कांस्टेंट ही ना c हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या हम c को 1/k लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कांस्टेंट है। आप 5 है तो 5 को 1/1/5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो c को हम क्या लिख सकते हैं? 1/k लिख सकते हैं। तो c को जब आप 1/k लिखिएगा, चलिए इधर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि हमारे पास थोड़ी जगह बन जाए। ये कर दिया इसको थोड़ा रीसाइज। ठीक है, तो मैंने कहा कि c तो है एक कांस्टेंट, तो c को हम c न रख के 1/k लिख सकते हैं। तो जैसे ही c इज इक्वल टू 1/k लीजिएगा तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 रखिएगा तो दिस विल इम्प्लाई 0 इज इक्वल टू k इंटू 2। तो ऐसे केस में आपका k का वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना? तो देयरफॉर जो फाइनल इक्वेशन बना आपका, फाइनल इक्वेशन में आप k की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपका फाइनल इक्वेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो याद रखिएगा कि कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में कहीं फंस जाएं जहां पे सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 का फॉर्म बन जाए और वो 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे आपके पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लगा हुआ है, तो ये याद रखिए कि इसको हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? 1/k सब्सटीट्यूट कर देंगे और फिर वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर सवाल का हुआ, जो पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें निकालना था, है ना? जनरल सोल्यूशन नहीं निकालना था इस केस में। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे भी हमें जनरल सोल्यूशन ना निकाल के पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हम चाहते थे। ठीक है, लेकिन हम बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा dy/dx माइनस y/x, है ना, और इंटू tan इनवर्स ऑफ y/x, ये बन गया, इज इक्वल टू 1। अब देखिए y/x के फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन लिख दिया है, तो हम क्या करें? सीधे y इज इक्वल टू vx लिख दें, है ना, और यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx बन जाएगा, है ना। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो dy/dx के बदले में v प्लस x dv/dx आया, है ना, माइनस y/x के बदले में हम v लिख सकते हैं और इनटू tan इनवर्स v एन इज इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन बन गया। यहां से v कैंसिल, तो ये बड़ा सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बना। अब वेरिएबल सेपरेबल यहां बहुत आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है आपके पास tan इनवर्स v इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, है ना। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स v को आपको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, जहां पे फर्स्ट फंक्शन आप tan इनवर्स v को मानोगे और सेकंड फंक्शन किसको मानोगे? 1 को, है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। पहले हमने 1 को इंटीग्रेट किया तो v, tan इनवर्स v को उसी तरीके से छोड़ दिया, माइनस इंटीग्रल 1 का इंटीग्रेशन v और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू, इधर हमारे पास बन गया ln x एन प्लस c। ठीक है, तो यहां पे अब हमारे पास टर्म बन गया v tan इनवर्स v। अच्छा, यहां पे मैं क्या करता हूं ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं,
तो यहाँ 2 से डिवाइड और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही ये किया हमने, इसको t लेंगे तो ये dt के फॉर्म में चला जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा -12 ln mod 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ln mod x प्लस c। ठीक है। अब सिंस हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, c की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 1 डालने पे y की वैल्यू 0 आ रही है, x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0 आ रही है। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू 0 आ रही है और हमें पता है कि v इज इक्वल टू वाई अपॉन x है, तो यानी v की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास पहला टर्म 0 माइनस हाफ ऑफ ln1 है ना, इज इक्वल टू ln1 एंड प्लस c बन जाएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, तो इसका कहने का मतलब कि c की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, c हट गया हमारे सीन से। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है v tan इनवर्स v। चलिए लॉग वाले टर्म ना एक तरफ ले लेता हूं मैं, है ना, लॉग वाले टर्म एक तरफ ले लेता हूं और ये 1/2 को भी मैं अंदर ले जाता हूं। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1/2 अंदर गया तो √1 प्लस वी स्क्वेयर, और उधर से x log x सम में होता तो ये x यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा, है ना। अब v के बदले में हम क्या सब्सटीट्यूट कर दें, y/x, तो ये बन गया y/x tan इनवर्स y/x, और यहां हमारे पास बन गया log ऑफ, यहां पे √x को अंदर ले जाएंगे हम तो x स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है।